हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट। अब हमें टीनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए कोई भी लैंडलॉर्ड बिना कुछ कहे या बिना कोई लीगल नोटिस दिए, राइटिंग में नोटिस दिए, किसी भी टीनेंट को अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसके लिए उसे इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट के प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि दिए हैं सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 106 कहता है कि अगर मान लो कोई भी प्रीमाइसिस एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग से अदर किसी पर्पज के लिए रेंट पे दिए हैं तो 15 डे का रिटर्न नोटिस पहले देना पड़ेगा अगर हमें टीनेंट को इजेक्ट करना है तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी लैंडलॉर्ड टीनेंट को इजेक्ट कर सकता है। अगर उसके बाद भी ये सब कर लेने के बाद भी अगर टीनेंट घर में जो है वो अपना पोजेशन जमा कर बैठा है तो उसके लिए हम फाइल करते हैं सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टीनेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस जो है वो हम कैसे इस सूट के थ्रू क्लेम करते हैं। तो सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस बिफोर द जो भी कोर्ट है, लोएस्ट सिविल कोर्ट जिसके पास टेरिटोरियल एंड पैक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है ऑन द प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर, उसका नाम मेंशन करेंगे, सूट नंबर दिस ऑफ ईयर दिस। तो इन द मैटर ऑफ ए एज इतना, फादर्स नेम, रेजिडेंट ऑफ और कंप्लीट नेम। ठीक है, क्या बताएंगे? ए का कंप्लीट नेम, एज्ड इतना, सन ऑफ दिस एंड दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, कंप्लीट एड्रेस। राइट हैंड साइड पे प्लेंटिव्स वर्सेस बी की वही चार चीजें, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? डिफेंडेंट लिखेंगे। उसके बाद हम एक सब्जेक्ट मैटर देंगे कि दैट इट इज अ सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास लीगली था तब तक उसके पास सही यूज एंड उसके पास राइटियस यूज एंड ऑक्यूपेशन था। पर अब क्या है, अब जब मैंने लीगल नोटिस दे दिया है उसे कि भाई घर खाली कर मेरा, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है रॉन्गफुल पोजेशन, रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन। तो इसीलिए हम ये सूट फाइल कर रहे हैं फॉर इजेक्टमेंट, उसे बाहर निकालने के लिए, और डैमेजेस क्लेम करने के लिए फॉर रॉन्गफुल यूज एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब हम अपनी कहानी सुनाएंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली श्योर कि आप कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हर किसी में स्टार्ट किससे करना है? दैट से करना होता है। तो सबके स्टार्टिंग में दैट तुम खुद से लगा लेना, या टाइपिंग एरर होगी, पता नहीं कैसे वो रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्लेंटिफ है वो लॉफुल ओनर्स हैं प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस दे देंगे। इतने इतने स्क्वायर फीट की वो प्रॉपर्टी है और उसने वो डिफेंडेंट कंपनी को दी गई है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ यहाँ पर है। कितने टाइम के लिए दी थी? 3 ईयर की टर्म के लिए दी थी, जो कि स्टार्ट हुई थी इस डेट से। और एक अनरजिस्टर्ड लीज डीड है जिसको मैंने एनक्लोज कर दिया है एनेक्चर ए में। कंप्लीट हम प्रूफ सारे साथ साथ बताते रहेंगे। जब हम प्रूफ देते हैं तो ही पता लगता है कि हमारी कहानी में दम है, और तभी लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस डिफेंडेंट को उसी डेट पर दे दिए गए थे। तो ये क्या कहता है कि भाई प्लेंटिफ लॉफुल ओनर है इस प्रॉपर्टी के, इतने एरिया है की है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ ने एक अनरजिस्टर्ड जो है लीज डीड से, जो कि इस डेट को बनी थी, किसको दे दी थी? डिफेंडेंट को हैंड ओवर कर दी थी, डिफेंडेंट की कंपनी को कर दी थी। अब डिफेंडेंट की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ यहाँ पर है। कितने टाइम के लिए करी थी? 3 साल के लिए करी थी। ठीक, ये सारी बातें हमने बेसिक इंट्रो दे दिया कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ये सीन है। उसके बाद 3 साल के लिए दी थी। अब जो लीज की टर्म थी वो एक्सपायर होगी इस डेट को। उसके बाद जो डिफेंडेंट है वो मंथ टू मंथ टीनेंट था, कि मंथली रेंट देता था, और ऐसे करके जो है इनकी टीनेंसी चल रही थी। उसके बाद अब प्लेंटिफ को क्या है? एक बोनाफाइड नीड ऑफ प्रॉपर्टी है, एक एक उसको अपने रिक्वायरमेंट के लिए उसको जरूरत है। तो इसलिए क्योंकि उसे बोनाफाइड नीड थी तो उसने रिक्वेस्ट किया डिफेंडेंट को ऑन सेवरल ओकेजन्स, बहुत सारी बार। यहाँ पर हम स्पेसिफिक डेट्स मेंशन करेंगे। हम शुरुआत में बताएंगे कि दैट ऑन दिस डेट उसने उसको रिक्वेस्ट किया, पर उसने रिफ्यूज कर दिया। फिर उस डेट पे बोला, उसके बाद उसने ये जवाब दिया और ये सारी चीजें। उसके बाद उसने इस डेट को सेवरल रिमाइंडर्स दिए, पर उसने क्या किया? उन्हें इग्नोर कर दिया। तो ऐसे करके हम स्पेसिफिक डेट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उसने क्या किया? डिफेंडेंट को बहुत बार क्या कहा कि तुम वैकेट कर दो। उसके बाद भी
जो डिफेंडेंट है उसने रिफ्यूज कर दिया उसकी बात मानने से, और इसीलिए Consequently, plaintiff ने एक लीगल नोटिस डाल दिया अंडर सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उनके काउंसिल के अंडर, और जिसका जो लीगल नोटिस है उसको हमने एनेक्चर बी में अटैच कर दिया कि ये लीगल नोटिस था जो क्या कहता था कि भाई टर्मिनेट कर दो टेनेंसी विद इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट ऑफ दिस, कि 15 दिन के बाद इस तारीख को तुम इस तारीख की मिडनाइट से जो है तुम्हारा टेनेंसी अग्रीमेंट खत्म होता है और तुम क्या करो, तुम जो है प्रॉपर्टी को इजेक्ट कर दो, खाली कर दो। ठीक है मैम। उसके बाद डिफेंडेंट को वो लीगल नोटिस इस तारीख को मिलता है, ठीक है, जो कि 15 दिन पीरियड ऑफ एक्सपायरी डेट के प्रॉपर विद इन है। ठीक है, इसलिए जो वैलिड नोटिस है उसकी रिक्वायरमेंट 106 सेक्शन जो है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसकी पूरी होती है। और प्रूफ ऑफ सर्विस भी हमने एनेक्चर बी लीगल नोटिस के साथ साथ हमने प्रूफ ऑफ सर्विस भी एनेक्चर बी में लगाया है। ठीक है, लीगल नोटिस दे दिया उसने नहीं माना और लीगल नोटिस उसको सर्व हो गया, इसका भी हमने प्रूफ दे दिया। उसके बाद भी उस नोटिस के बाद भी डिफेंडेंट ने ना तो वेकेट करी है प्रॉपर्टी, ना ही कोई इंटेंशन दिखाई है कि वो ये प्रॉपर्टी जो है वो वेकेट करने वाला है। उसके बाद फ्रॉम दिस डेट डिफेंडेंट रॉन्गफुल पोजेशन और यूज में है प्रीमाइसिस के। प्लेंटिफ ने असेस किया है कि ऐसे प्रीमाइसिस का मार्केट रेट क्या है। ये 1000 पर डे है बेस्ड ऑन मार्केट सर्वे सेम लोकेलिटी का, क्योंकि जो सिमिलर फ्लैट्स हैं वो रेंट आउट किए गए हैं 100 टू 150 पर स्क्वायर फीट, तो इसके स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग ये 3700 टू 55,500 का जो है इसका रेंट बनता है। तो इसलिए पर डे जो है वो 1000 इसका रेंट बनता है। और प्लेंटिफ के पास कोई भी ऐसे मीन्स नहीं है कि प्लेंटिफ को खुद जरूरत है, अब यार लैंडलॉर्ड को खुद जरूरत है और उसके रेंट बहुत हाई है प्रीमाइसिस में, तो उसके पास इतने मीन्स नहीं है कि अब जब उसके पास खुद ही ओनर है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो वो क्यों अलग रेंट करे ज्यादा रेट पे। तो ऑब्वियस बात है कि कोई ऐसे मीन्स नहीं है कि वो रेंट कर सके दूसरी प्रॉपर्टी को ऐसे रेट पे, इसलिए उसे अपने ही जो फ्लैट है उसका पोजेशन चाहिए। ठीक है, अब डिफेंडेंट करंटली 6808 पर मंथ रेंट पे कर रहा है। रेंट जो है अब हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक हर एक स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये 3500 से कम होता तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आ जाता, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा जो है प्रोसेस लेके जाते, पर अब इससे ज्यादा है, तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर। फिर कोज ऑफ एक्शन की बात बताएंगे कि पहले यहाँ हुआ जब उसने, फिर उसके बाद यहाँ हुआ जब उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद लीगल नोटिस किया तब हुआ, उसके बाद जब उसे मिला तब हुआ, और उसके बाद अभी भी कोज ऑफ एक्शन कंटिन्यू टू सबसिस्ट है, क्योंकि अभी भी वो अनलॉफुल ऑक्यूपेशन में है ऑफ द सेड प्रोमाइसिस। अब क्योंकि दिल्ली में ही प्रॉपर्टी है, लीज अग्रीमेंट भी दिल्ली में ही हुआ है, पोजीशन भी दिल्ली में ही दिया है, तो इसलिए कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। साथ में प्रॉपर्टी अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं आती, तो इसलिए कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है टू ट्राई द सेट सूट। उसके बाद कोर्ट फी हमने कैलकुलेट कर ली एड वेलोरम एज पर द सेट सेक्शन 7 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट बेस्ड ऑन द एनुअल रेंट, जो कि इतना इतना हो गया है, और कोर्ट फी जो है अफिक्स कर दी गई है वाइड मेमो नंबर ऑन दिस देन दिस डेट। इसका भी हम कंप्लीट प्रूफ दे देंगे। और प्लेंटिफ कहते हैं कि अगर कोई एडिशनल कोर्ट फी आती है जो कोर्ट डायरेक्ट करता है, तो वो भी हम अंडरटेक करते हैं कि हम पे कर देंगे। ठीक है, सारी हमने कहानी सुना दी कि भाई वो ऐसे ऐसे था, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उसको दी, मैंने उसको बाहर निकाल कहा कि खाली कर दे, उसने नहीं करी, मैंने लीगल नोटिस दिया, उसके बाद भी नहीं करी, इतना रेंट बनता है, इतना दे दो, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, फीस मैंने पे कर दी है, रेंट कंट्रोल एक्ट का कोई सीन बीच में नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद प्रेयर, इसलिए हम क्या प्रेयर करते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड टू। कोर्ट क्या क्या करते, सबसे पहले पास अ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट की डिग्री चाहिए हमें सबसे पहले। उसके बाद पेमेंट ऑफ डेमेजेस एट ₹1000 पर डे फॉर wrongful यूज एंड ऑक्यूपेशन, एनी अदर रिलीफ जो कि कोर्ट को फिट एंड प्रॉपर लगे ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, वही साइन प्लेंटिफ थ्रू एडवोकेट डेट एंड प्लेस। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम क्या कहेंगे कि हम दिल्ली में वेरीफाई कर रहे हैं ऑन दिस डे ऑफ दिस मंथ ऑफ दिस ईयर कि कंटेंट ऑफ पैरा 1 टू कहाँ तक, कंटेंट ऑफ पैरा 1 to 6 जहां तक वो अपनी कहानी सुना रहा था,
कंटेंट ऑफ पैरा 1 to 6 आर ट्रू टू आर पर्सनल नॉलेज, और पैरा 7 to जो भी आगे हैं वो आगे आर ट्रू एंड करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी रिसीव्ड from the council and believed to be true by the plaintiff. Last para is read to the honorable court. वही sign and plaintiff. Last में हम affidavit लिख देंगे. affidavit में वही लिखेंगे कि भाई ये जो सारी बातें हैं वो मैं दोबारा मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि for the sake of brevity जो सारा ऊपर मैंने application में लिखा है उन्हें consider किया जाना चाहिए as part and parcel of this affidavit, और जो भी है वो true है to the best of my knowledge and belief, और उसके बाद लास्ट में वही signature. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।